तो बिना कोई देरी किए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जीसी। सर जिसका कोई नहीं है उसका जीसी है। आए, अनाथों का एक्ट है क्या? अनाथों का एक्ट है बेटा। जीसी कहता है अगर तुम्हारे एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, वर्ड दिया है बट डिफाइन नहीं किया गया। अब जैसे कंपनीज एक्ट में गुड फेथ मिलेगा लेकिन डिफाइन नहीं है। अगर आपके एक्ट में डेफिनेशन नहीं दी तो आप जीसी एक्ट में चले आइए। लेकिन एक बात बताइए, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन तो कंपनीज एक्ट में दी है, तो क्या फाइनेंशियल ईयर के लिए जीसी में आएंगे? ना बेटे ना, कैसी बात कर दी, इट नीड नॉट बी अडॉप्टेड। ये इंडिया का तीसरा जीसी एक्ट है। क्वेश्चन भी आया था पिछली बार। इससे पहले 2 जीसी एक्ट आ चुके थे, याद करो। पहला है 1868 और दूसरा है 1887। बढ़िया है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, अभी गाइड करेंगे आखिरी में, पूछना। 1868 और 1887 ये इंडिया का इंटरप्रिटेशन एक्ट है। क्या बात है बेटा, क्या जीसी एक्ट में सिर्फ डेफिनेशंस मिलेंगी? नहीं, डेफिनेशन तो है ही, डेफिनेशन के साथ साथ रूल्स भी मिलेंगे इंटरप्रिटेशन के। बाबा रूल्स कैसे? रूल्स ऐसे बेटा कि सेक्शन 13 कहता है ही इंक्लूड शी, मतलब अगर डायरेक्टर ने डिफॉल्ट किया तो लॉ में तो यही लिखा है ही शैल बी लायबल। दीदी लोग कह रही हमारा बढ़िया, हम बच गए भैया, कुछ भी करो हम तो लायबल होंगे नहीं, प्रोविजन में तो ही लिखा है। सेक्शन 13 क्या बोलता है जीसी का? बेटा अगर जहां ही लिखा है तो ही इंक्लूड शी, फीमेल डायरेक्टर भी लायबल है। तो सर जीसी एक्ट को बनाया क्यों गया? जीसी एक्ट को बनाया क्यों गया? एक बात बताओ, गुड फेथ को 50 एक्ट में 50 बार डिफाइन करते, इससे बढ़िया एक बार डिफाइन कर दिया जीसी एक्ट में। इसके 2 फायदे हो गए लाला। पहला फायदा क्या हो गया कि एक्ट की कंटेंट नहीं बढ़ा, हर एक्ट में जीसी एक्ट डिफाइन नहीं करना पड़ा तो कंटेंट थोड़ा कम हो गया। ऐसी कई सारी डेफिनेशन कई सारे एक्ट में डिफाइन ही नहीं की, जिसके लिए जीसी में बुला लिया आपने, आजा बेटे आजा आजा। तो एक्ट का कंटेंट कम हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अगर गुड फेथ को 50 जगह 50 बार डिफाइन करते तो 50 मीनिंग निकलती, लेकिन बेटा एक बार डिफाइन किया तो यू हैव प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन। एक वर्ड को एक बार डिफाइन करिए, यूनिफॉर्म मीनिंग रहेगी। और भैया शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट। बात आ रही समझ? चलिए बात करते हैं अभी आगे। सबसे पहले सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन के बाद पढ़ेंगे डेफिनेशन, ठीक है ना, एक एक करके। सेक्शन सबसे पहले, लाला एक्ट एप्लीकेबल कब से है? जो डेट दी गई है उस डेट पे। क्या बात कर रहे हैं? यस ब्रो। अगर डेट नहीं दी गई तो डेट नहीं दी गई तो जिस दिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली होगी पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से। पार्लियामेंट का लॉ मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद का कानून प्रेसिडेंट की एसेंट, और 26 जनवरी से पहले के कानून के लिए गवर्नर जनरल की एसेंट। तो संविधान लागू होने से पहले कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल, और संविधान लागू होने के बाद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक बात ध्यान रखना, रात को 12 बजे दिन निकलता है, दिन नहीं निकलता बेटा, एक्ट एप्लीकेबल होता है। ऐसा लिखेंगे एग्जाम में कि रात को 12 बजे एक्ट एप्लीकेबल हुआ, ऐसा नहीं लिखना। एग्जाम में पता कैसा लिखना है? एक्ट एप्लीकेबल होगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे। पिछला दिन एक्सपायर, एक्ट एप्लीकेबल। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो 30 जून के रात के 12 बजते 1 जुलाई लग गया, जीएसटी एप्लीकेबल रात को 12 बजे। डेट दी थी ना 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को अगर डेट ना दी गई होती तो डेट जिस दिन प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है उस दिन। पुराने कानून के लिए डे ऑफ एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6, एक बात बताओ यार, ये है नया कंपनीज एक्ट, री इनेक्टेड एक्ट बोलेंगे। ये है पुराना कंपनीज एक्ट, रिपील्ड एक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे लाला? रिपील्ड एक्ट। क्या नए कंपनीज एक्ट के आने से पुराने कंपनीज एक्ट के डिसीजंस इनवैलिड हो जाएंगे? क्या पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर जिन डायरेक्टर्स को जेल भेजा गया बोलेंगे बाहर निकाल? अपन गया था पुराने कंपनीज एक्ट में, अभी नया कंपनीज एक्ट लग गया, जेल से बाहर चल रहे अपन। क्या पुराने केसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे? क्या पुराने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अपने आप खत्म हो जाएंगे? क्या पुराने ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशन अपने आप वॉइड हो जाएंगे? ऐसा नहीं है सर। अगर एक एक्ट रिपील होता है और री इनेक्ट होता है तो रिपील होने से 6 चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 6 चीजें कौन कौन सी? पहली बात, रिपील होने से रिपील्ड एक्ट के प्रीवियस ऑपरेशन बेकार नहीं होंगे। ऑपरेशन मतलब किए हुए काम बेकार नहीं होंगे। एनीथिंग ड्यूली डन बेकार नहीं होगा।
पुराने एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए राइट प्रिविलेज बेकार नहीं होंगे, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन बेकार नहीं होगी, पुराने एक्ट के अंदर सुनाई गई पेनाल्टी पनिशमेंट फॉरफीचर खत्म नहीं होगा, इवन पुराने एक्ट के अंदर चल रही पेनाल्टी पनिशमेंट या इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसीडिंग केसेस रेमेडी ये सब बेकार नहीं होंगे, ये चल रहे थे और चलते रहेंगे। अगर एक्ट रिपील होता है और नया एक्ट आता है तो बेटा रिपील होने के बाद, रिपील होने पर 6 चीजों पर फर्क नहीं पड़ता, ना तो प्रीवियस ऑपरेशन पे इफेक्ट आएगा, ना एनीथिंग ड्यूली डन, राइट प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, पेनाल्टी पनिशमेंट, इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग, ये 6 चीजें एज इट इज रहेंगी। सेक्शन 6, सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 कहता है बेटा मरे हुए एक्ट को सरकार जिंदा कर सकती है। कल को राहुल बाबा पीएम बन गए तो इस सरकार के खत्म किए हुए एक्ट जिंदा कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर्पस बताना पड़ेगा। तो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग एनी रिपील्ड एक्ट, फॉर द पर्पस, गवर्नमेंट को पर्पस बताना पड़ेगा। अगर रिवाइव करना है किसी रिपील्ड एक्ट को, चाहे उस एक्ट को पार्शियली रिवाइज करो चाहे फुली रिवाइज करो, फुली या पार्शियली कैसा भी करो, पर्पस आपको बताना पड़ेगा। ठीक है सर। सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 क्या बोलता है? एक बात बताइए, अगर इनकम टैक्स एक्ट, अब तो नया वाला आ गया वैसे, अगर इनकम टैक्स एक्ट में पुराने कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है और कहता है गवर्नमेंट कंपनी मींस गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 619 ऑफ द ओल्ड कंपनीज एक्ट, किसी भी सेंट्रल एक्ट में अगर रिपील्ड एक्ट का रेफरेंस दिया है, रिपील्ड एक्ट का, ये रिपील्ड एक्ट है, पुराना कंपनीज एक्ट, आप इसे कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस मानेंगे। रिपील्ड एक्ट के रेफरेंस को री इनेक्टेड एक्ट का रेफरेंस मानेंगे। मतलब एक बात ध्यान रखना, किसी भी सेंट्रल एक्ट के अंदर अगर रेफरेंस दिया गया है रिपील्ड एक्ट के प्रोविजंस का, तो इट शैल बी टेकन एज द रेफरेंस टू द प्रोविजंस री इनेक्टेड। पुराने कंपनीज एक्ट का रेफरेंस अगर भारत के किसी भी कानून में दिया है तो इसका मतलब वो रेफरेंस है, बात कर रहा है नए कंपनीज एक्ट की। जब जब रेफरेंस देंगे पुराने कंपनीज एक्ट का, इट विल बी कंसीडर्ड एज द रेफरेंस टू द न्यू कंपनीज एक्ट, किसी भी सेंट्रल एक्ट में। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 8 से उम्मीद कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 8 से पुराने एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे। अब चलो लाला 9 की तरफ। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बच्चों। बच्चों एक बात बताओ, एजीएम हो रही है 30 सितंबर को, डिविडेंड देंगे 30 दिन में, तो डिविडेंड कब से कब तक देंगे? डिविडेंड देंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर। कभी भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना है ना, तो 2 शब्दों का प्रयोग करिए, एक फ्रॉम और एक टू। फ्रॉम के पहले वाले दिन काउंट नहीं होंगे और टू तक के दिन काउंट होंगे। सो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट सीरीज ऑफ डेज, पुराने पहले वाले दिन काउंट नहीं करने ना, यूज द वर्ड फ्रॉम। एंड टू इंक्लूड द लास्ट सीरीज ऑफ डेज, बाद वाले दिन काउंट करने हैं ना, यूज द वर्ड टू। तो टू तक के दिन काउंट हो जाएंगे और फ्रॉम से पहले के दिन काउंट नहीं होंगे। तो फॉर एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट सीरीज ऑफ डेज यूज द वर्ड फ्रॉम, टू इंक्लूड द लास्ट सीरीज ऑफ डेज यूज द वर्ड टू। तो डिविडेंड दे रहा है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। कभी भी बेटा अगर क्वेश्चन आ गया और एग्जाम में टाइम पीरियड पूछ रहा है और जीसी एक्ट का रेफरेंस दिया है, तो सेक्शन 9 लगाते हुए बोलना फ्रॉम और टू, हमेशा यूज द वर्ड फ्रॉम, यूज द वर्ड टू। ठीक है लाला, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 क्या बोलता है? देखो भाई, एग्जाम्पल लेता हूं पहले। वेरिएशन किया आपने 25/7 को, शेयर होल्डर का राइट वेरिएट करते हैं ना, 48 सेक्शन 48 कंपनी एक्ट के अंदर राइट वेरिएट करते हैं। अपील फाइल करते हैं 21 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास, अपील फाइल कर सकते हैं आप। मान लो लास्ट डे है अपील का 15 अगस्त। सर ये तो छुट्टी हो गई, ये तो छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। अगर 15 अगस्त को ऑफिस क्लोज है तो अपील कब फाइल होगी? अपील फाइल होगी अगले दिन जब ऑफिस या कोर्ट ओपन होगा। यहां एक दिन पहले नहीं है बेटा, एक दिन बाद है। तो कभी ये मत लिखना नेक्स्ट डे, ये लिखना नेक्स्ट डे व्हेन द ऑफिस और कोर्ट विल बी ओपन। सेक्शन 10 में यही लिखा है। क्या लिखा है? अगर आपको कोई मैटर लेकर जाना है किसी पर्टिकुलर डे, इस दिन लेकर जाना है या किसी पीरियड के अंदर, अगर वो डे या उस पीरियड का आखिरी दिन 21 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास जाओगे, 21वां दिन हॉलिडे है, अगर ऑफिस या कोर्ट बंद है, क्लोज है, तो सर मैटर लेकर जाओगे अगले दिन व्हेन द कोर्ट और ऑफिस विल बी ओपन।
और ध्यान रखना ये एक दिन और हर जगह मिलेगा, बस टाइम बार्ड डेट में नहीं मिलेगा। तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है टाइम बार्ड डेट के ऊपर। इंडियन लिमिटेशन है, बचपन में पढ़ते आ रहोगे, इंडियन लिमिटेशन एक बात करता है टाइम बार्ड डेट की, तो टाइम बार्ड डेट जब ना 3 साल तक केस कर सकते हैं, वहां एक दिन और नहीं मिलेगा, मतलब एक दिन पहले केस करना है। कहां पे? इन द केस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, मतलब टाइम बार्ड डेट। बाकी सब में 1+1 है, बाकी सब में +1। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ेंगे भैया। ऐसी एक बात बताओ, डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे होगा बच्चों? अगर मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ है, डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करोगे? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, घोट के पी लो आराम से। स्ट्रेट लाइन याद है, कभी पढ़ते होगे कि सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे 5 किलोमीटर की दूरी में, सेल ऑफ गुडविल। तो बेटा 5 किलोमीटर काउंट कैसे करेंगे? 5 किलोमीटर काउंट करेंगे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यो ब्रो, सेक्शन 12 आ रहा है एग्जाम में, आ रहा है, बता रहा हूं आपको, आ रहा है, बाद में बोलना बताया नहीं, ठीक है। आइए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 लाख की गाड़ी मंगवाने पर, 2 करोड़ की गाड़ी मंगवाने पर 10 लाख की कस्टम ड्यूटी है। तो 3 करोड़ की गाड़ी इंपोर्ट करोगे तो कितनी ड्यूटी पे करोगे? 15 लाख। 100 पीस इंपोर्ट करने पर 1200 रुपए कस्टम ड्यूटी है। 10,000 पीस इंपोर्ट करोगे तो 12,000 देनी पड़ेगी। 1000 मीटर कपड़ा इंपोर्ट करोगे तो 1800 रुपए कस्टम ड्यूटी है। 600 मीटर इंपोर्ट करोगे तो 1080 देना पड़ेगा। मुद्दे की बात, 800 किलो इंपोर्ट कर रहे हो, 400 रुपए कस्टम ड्यूटी है। 4000 किलो इंपोर्ट करोगे, कितना देना पड़ेगा? इसको पढ़ के एक बात तो समझ में आ रही है, अगर ड्यूटी दी गई है किसी वैल्यू को लेकर, 2 करोड़ की गाड़ी, क्वांटिटी को लेकर 100 पीस, अरे मेजरमेंट है, मेजरमेंट को लेकर 1000 मीटर, या वेट को लेकर 800 किलो, तो ज्यादा या कम क्वांटिटी के लिए प्रोपोर्शनेटली ड्यूटी कैलकुलेट होगी। यही तो है सेक्शन 12। अगर आपने कस्टम या एक्साइज ड्यूटी दी है वैल्यू के लिए 2 करोड़, क्वांटिटी, मेजरमेंट, वेट, तो सेम ड्यूटी लिवाइबल होगी सेम रेट पे ऑन ग्रेटर और लेसर क्वांटिटी। तो ज्यादा या कम के लिए सेम रेट पर ड्यूटी लगेगी प्यारे मोहन, सेम रेट पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्लियर है? चलो सेक्शन 12 क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 13 पे, बड़ा फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, बड़ा फेवरेट है सर। जो प्रोविजन मेल पे लगता है वो फीमेल पे भी लगेगा, ही इंक्लूड शी। सही बात है। तो अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि भैया डायरेक्टर डिफॉल्ट करेगा, ही शैल बी लायबल, तो बेटा ही इंक्लूड शी का मतलब फीमेल डायरेक्टर भी लायबल होगी। क्या बात है? प्रोविजन की लैंग्वेज ध्यान रखना, ये मत लिखाना एग्जाम में ही इंक्लूड शी। एग्जाम में क्या लिखोगे? वर्ड्स इंपोर्टिंग मैस्कुलाइन जेंडर शैल इंक्लूड फीमेल ऑल्सो, इंक्लूड फीमेल ऑल्सो। बस एक बात ध्यान रखना है, इसमें एक क्वेश्चन है बुलक और काऊ वाला। अगर वर्ड किसी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर है तो यह नियम नहीं लगेगा। जैसे लॉ में लिखा है कि हस्बैंड नेसेसरीज प्रोवाइड करेगा, जरूरत का सामान, रोटी कपड़ा मकान। सर हस्बैंड ना मर्द ही बनेगा। अब वो अप्राकृतिक क्या चल रहा है वो रहने दो, वो आजकल कलयुग पे मत जाओ। बाकी कस्टम कल्चर क्या है? मेल ही हस्बैंड बनेगा। तो हस्बैंड इज बाउंड टू प्रोवाइड नेसेसरीज। इसका मतलब ये नहीं है यहां पे ही इंक्लूड शी, इसका मतलब ये नहीं है वाइफ इज ऑल्सो बाउंड टू प्रोवाइड नेसेसरीज। मतलब वाइफ कितनी भी कमाऊ क्यों ना हो, कितनी भी अर्निंग क्यों ना हो, अगर पति बेरोजगार है, वाइफ कभी भी बाउंड नहीं है। यहां ही इंक्लूड शी नहीं लगेगा, क्योंकि हस्बैंड एक पर्टिकुलर जेंडर को डिनोट कर रहा है, तो यहां पे मेल और हस्बैंड डज नॉट इंक्लूड वाइफ। सेम केस में काऊ, काऊ एक पर्टिकुलर जेंडर को डिनोट कर रहा है कि फीमेल ही काऊ होगी। सुना बंद करो, इसीलिए काऊ शेल नॉट इंक्लूड बुलक। ठीक है ना? तो भैया नर इंक्लूडिंग मादा, बहुत बढ़िया। दूसरा, जैसा है बेटा वैसा है। 1897 में भी नियम बनाए गए थे, ध्यान में रख के। ये फेमिनिज्म आज का थोड़ी है। देखिए, सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल, एक वचन इंक्लूड बहुवचन। अगर लिखा है डिफॉल्ट के केस में डायरेक्टर लायबल होगा, तो सर डायरेक्टर क्या, फिर डायरेक्टर्स भी लायबल होंगे। तो मेल इंक्लूड फीमेल और एक वचन इंक्लूड बहुवचन, डायरेक्टर लायबल, डायरेक्टर्स भी लायबल। ठीक है सर? बुलक क्या होता है सर्च कर लो, हिंदी मीनिंग बता दो सबको यहां पे क्लास में। ठीक है, बायल। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14, 13 हो गया, 14 सुनो।
एग्जाम्पल देता हूं, 469 के अंदर एक बात लिखी है कंपनीज एक्ट में कि भारत सरकार समय समय पे रूल्स बना सकती है। रूल्स बना बना के तो बेड़ा गर्क कर रखा है, जो कंपनी एक्ट इतने से इतना मोटा हो गया है। जब मन होता है रूल बना देते हैं, जब मन होता है, आप देखो पूरे कंपनी एक्ट में रूल ही रूल तो है। सेक्शन 14 कहता है अगर सेंट्रल एक्ट के अंदर कोई भी पावर कन्फर की गई है, कन्फर मतलब होता है प्रोवाइडेड, जीसी एक्ट में एक बात देखना, जहां भी प्रोवाइडेड वर्ड यूज करना है कॉन्फर्ड वर्ड यूज कर देना जीसी में, तो उस पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं समय समय पे जब जरूरत पड़ेगी, फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द ओकेजन रिक्वायर्स। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर आप समय समय पे अधिकारों को इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 14। अच्छा एक एग्जाम्पल, अब 15 पे आते हैं। 15 में ज्यादा दूर मत जाओ, एनएफआरए की बात करो, आपके सिलेबस में एनएफआरए में आईसीआई का प्रेसिडेंट मेंबर होगा सर, और 2 एक्सपर्ट होंगे, लॉ ऑडिट वाले, अकाउंट्स फाइनेंस टैक्स वालों के लिए, सॉरी सर। आईसीआई का जो प्रेसिडेंट है ना वो एनएफआरए का मेंबर है। Whosoever is the president of ICAI, वो एनएफआरए का ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा, चाहे कोई भी हो। ये एनएफआरए का मेंबर पता है क्यों बन रहा है? क्योंकि आईसीआई का प्रेसिडेंट है। तो इसका अपॉइंटमेंट पता है कैसे हुआ है? इसका अपॉइंटमेंट हुआ है एक्स ऑफिशियो। एक्स मतलब पता है आपको, नस्वस मत काट लेना, एक्स मतलब प्रीवियस, ऑफिशियो मतलब ऑफिस। अगर पुराने ऑफिस के कारण आपको नया ऑफिस मिलता है तो वो है एक्स ऑफिशियो। लेकिन 2 एक्सपर्ट, इनको आपने ऑफिस के कारण अपॉइंट नहीं किया, इनको आपने अपॉइंट किया इनके नाम के कारण, नाम है सर। तो कभी भी अगर किसी ऑफिस में पर्सन को अपॉइंट करना है तो अपॉइंटमेंट या तो नाम से होगा या काम से होगा। काम मतलब वर्च्यू ऑफ ऑफिस, या तो नाम से होगा बाय नेम, या फिर ऑफिस के कारण। जब ऑफिस से अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। जैसे कि आईसीआई का प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली एनएफआरए का मेंबर है, ये एक्स ऑफिशियो है। जो एक्सपर्ट होगा वो बाय नेम होगा। ठीक, चलिए जी आगे। हाँ एग्जाम्पल लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी, नुकसान थोड़ी देगा। अगर टाइम है आपके पास एग्जाम में, एग्जाम्पल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात और, आईई एग्जाम्पल के थ्रू मैं पहले समझाता हूं, ठीक है ना। आईपीएफ अथॉरिटी का सीईओ होता है एक, पढ़ते हैं ना 125 125 में, इसे अपॉइंट करता है सीजी। अगर सीजी अपॉइंट करेगा और कुछ और नहीं दिया तो सीजी के पास ये अधिकार है सस्पेंड और डिसमिस करने का। सस्पेंड मतलब टेम्पररी, डिसमिस मतलब परमानेंट। जो लाएगा वही हटाएगा। इफ एनी पावर इज कन्फर्ड टू मेक द अपॉइंटमेंट देन दैट पावर शैल इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस द पर्सन अपॉइंटेड। अगर आपको अधिकार दिया है अपॉइंटमेंट करने का, तो जिसको अपॉइंट करने का अधिकार दिया और सस्पेंड और डिसमिस करने का भी अधिकार दिया है। यो ब्रो, अब चलते हैं आगे। सेक्शन 16 हो गया 17 क्या बोलता है? एक बात बताओ, अगर कोई प्रोविजन मैनेजिंग डायरेक्टर पे लगाना है तो लॉ में नाम थोड़ी लिखोगे यार उसका, ये थोड़ी लिखोगे भाई द पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द कंपनी ना। अगर कोई प्रोविजन आपको किसी व्यक्ति पे लगाना है, उसके ऑफिशियल टाइटल पे लगा दो, पर्सन पे अपने आप लग जाएगा। टू अप्लाई लॉ ऑन एनी पर्सन, ये काफी होगा, इट शैल बी सफिशिएंट टू अप्लाई दैट लॉ ऑन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग दोज फंक्शंस। अगर व्यक्ति पे कानून लगाना है तो उसके ऑफिशियल टाइटल पे लगाइए, व्यक्ति पे अपने आप लग जाएगा। ठीक वैसे ही एक बात बताओ, पेनाल्टी याद नहीं हो रही? अरे भाई मेरे चैनल पे एक लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। कल की बैंडविड्थ है, पेनाल्टी और सेक्शन नंबर दोनों याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। देख लेना, 1 घंटे का सेशन है, काफी मदद मिल जाएगी आपको उससे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 18, परेशान मत हो, कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ाई करो अभी, ठीक है। सेक्शन 18, एक बात सुनिए बच्चों, आप एनएफआरए से कोई काम करवाना चाहते हैं तो करवाओगे तो एनएफआरए के चेयरमैन से ही ना। एनएफआरए तो आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर आपको लॉ लगाना है चेयरमैन ऑफ एनएफआरए के ऊपर, तो ये थोड़ी लिखोगे यार कि चेयरमैन ये करेगा। एक बात बताइए, ये थोड़ी लिखते हैं एलएलपी के अंदर कि डीपी एनुअल रिटर्न फाइल करेगा एलएलपी का। सर हम तो ये लिखते हैं एलएलपी शैल फाइल एनुअल रिटर्न। अगर एलएलपी शैल फाइल द रिटर्न, इसका मतलब क्या? रिटर्न डीपी ही फाइल करेगा, इंप्लाइड है। अगर कंपनी ने कोई काम करना है तो इंप्लाइड है बोर्ड करेगा। यही तो लिखते हैं ना, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी 128 के अंदर, ये तो लिखा है कंपनी बनाएगी फाइनेंशियल, कंपनी थोड़ी बनाएगी, बनाएगा तो बोर्ड। तो कह रहा है अगर कोई लॉ लगाना है सक्सेसर पे, सक्सेसर ऑफ कॉर्पोरेशन और बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन,
तो काफी होगा अगर वो लॉ आप लगाते हैं ऑन द फंक्शनिंग और कॉर्पोरेशन, मतलब अगर लॉ लगाना है डीपी के ऊपर, डीपी इज सक्सेसर, तो काफी होगा अगर वो लॉ आप लगाते हैं किस पे, एलएलपी के ऊपर। अगर लॉ लगाना है बोर्ड के ऊपर, बोर्ड इज सक्सेसर ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, तो काफी होगा अगर वो लॉ आप लगाते हैं कंपनी के ऊपर। तो अगर व्यक्ति पे लगाना है टाइटल पे लगाओ, और सक्सेसर पे लगाना है तो फंक्शनरी पे लगाओ। इतना ही है दोनों में और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए जी। हाँ 19, एक बात बताओ यार, चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 3 महीने के लिए एक्सीडेंट हो गया इसका, स्टंट कर रहा था बाइक में, विली मार के घूम घूम के गिरा, 3 महीने तक, 3 महीने तक बेड रेस्ट कर रहा है, छुट्टी में। उसकी जगह जो असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर था उसने इसकी पोजीशन संभाली। अगर आपका चीफ या आपका सुपीरियर नहीं है पोजीशन में, और सुपीरियर के फंक्शन कोई जूनियर या सबऑर्डिनेट या डिप्टी परफॉर्म कर रहा है, तो अगर कोई जूनियर सुपीरियर के फंक्शन परफॉर्म करेगा तो जूनियर पे लगने वाला लॉ, सीनियर पे लगने वाला लॉ जूनियर पे अपने आप लग जाएगा। मतलब जो अधिकार उस सीनियर के पास होंगे उस वक्त वो सारे अधिकार जूनियर के पास होंगे। वो पेनाल्टी, वो पनिशमेंट जो इसके ऊपर लगनी है वो सब कुछ इसके ऊपर लगेगी। तो कह रहा है वो लॉ जो सुपीरियर को लेकर है वो सबऑर्डिनेट पे लगेगा या डिप्टी पे लगेगा। वो डिप्टी या सबऑर्डिनेट जो लॉफुली परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस ऑफ सुपीरियर, तो सुपीरियर पे लगने वाला लॉ डिप्टी या सबऑर्डिनेट पे अपने आप लग जाएगा। वो डिप्टी या सबऑर्डिनेट जो सुपीरियर के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आसान शब्दों में सीनियर पे लगने वाला कानून जूनियर पे अपने आप लग जाएगा, अगर जूनियर सीनियर वाला काम कर रहा है तो लॉफुली, अनलॉफुली नहीं पुड़िया बेच रहा है बैठ के। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनिए, कंपनीज एक्ट ने आपको अधिकार दिया रूल लाने का, बिल्कुल दिया सर। कंपनीज एक्ट ने आपको अधिकार दिया कारो लाने का, कारो पढ़ते हो ऑडिट के अंदर, सुना हुआ आपने, कारो पढ़ोगे आप, कारो ऑडिट के अंदर कंपनीज एक्ट ने अधिकार दिया है। अगर कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड है, डिफाइंड है, अगर कोई और मीनिंग नहीं दी गई ना कंपनीज रूल्स में या कारो के अंदर, तो फाइनेंशियल ईयर की सेम मीनिंग मानेंगे रूल्स के अंदर भी और कारो के अंदर भी। मतलब ये, अगर कोई एक्ट आपको अधिकार देता है नोटिफिकेशन इशू करने का, रूल इशू करने का, बायलॉ इशू करने का, स्कीम ऑर्डर फॉर्म इशू करने का, ऑर्डर होता है सर कारो, फॉर्म तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, कंपनी का फॉर्म ही फॉर्म है। अगर आपको एक्ट ने अधिकार दिया ये सब इशू करने का, तो जो एक्सप्रेशन इस नोटिफिकेशन, रूल, बायलॉ के अंदर है, दे विल हैव द सेम मीनिंग एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तो फाइनेंशियल ईयर की जो मीनिंग कंपनीज एक्ट में दी गई है कारो के अंदर सेम मीनिंग मानेंगे। फाइनेंशियल ईयर की जो मीनिंग कंपनीज एक्ट में दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर इशू है किसी भी नोटिफिकेशन में, सेम मीनिंग मानेंगे। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। अगला सुनो फटाफट से, सेक्शन 21। मैंने आपसे ऊपर क्या कहा था, जिस पर्सन को आप लाएंगे, अगर आईईपीएफ अथॉरिटी के चेयरमैन को सीजी अपॉइंट करती है सीईओ को, तो सीजी हटाएगी। ये आपने 16 में पढ़ा। ऐसा ही प्रोविजन 21 के अंदर है। क्या? जो कानून को लाएगा वही कानून को अमेंड, ऐड या रिसाइन मतलब कैंसिल करने का अधिकार रखता है। एक बात बताइए, अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स को लाने का अधिकार भारत सरकार के पास है, तो भारत सरकार ही रूल्स को अमेंड या कैंसिल कर सकती है। रिसाइन मतलब होता है कैंसिल करना। अब ये एनआरबी समझ रहे हो, NRBSOF, वही नोटिफिकेशन, रूल, बायलॉ, स्कीम, ऑर्डर, फॉर्म। अगर आपको ये सब इशू करने का अधिकार दिया है तो सेम अथॉरिटी के पास अधिकार होगा उसी नोटिफिकेशन में कुछ ऐड करने का, अमेंड करने का, वेरी करने का या कैंसिल करने का। सेम, ये नाम ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 NRBSOF, नोटिफिकेशन, रूल, बायलॉ, स्कीम, ऑर्डर और फॉर्म। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, अगला सुनो भाई, जल्दी जल्दी बच्चा बाड़ी। एक बात बताओ यार, कंपनी एक्ट 13 आया, NFRA की बात वहां लिखी गई थी, बिल्कुल लिखी गई थी, लेकिन आपको पता है NFRA बनाए 2018 में। कंपनीज एक्ट का इनेक्टमेंट तो हो गया लाला 2013 में, लेकिन 132 नंबर सेक्शन
ये कमेंस कब हुआ? ये कमेंस हुआ 2018 में। कई बार कुछ एक्ट तुरंत एप्लीकेबल नहीं होते, वो बनते तो 2013 में है, लेकिन उसके प्रोविजन लागू होते हैं 2018 में। तो ध्यान रखना, अगर कोई एक्ट तुरंत एप्लीकेबल नहीं है पासिंग में, और आपको अधिकार दिया गया है कि आप नियम बना सकते हो, आपको अधिकार दिया गया है, आप कोड एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ऑफिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जज को अपॉइंट कर सकते हैं, कह रहा है वो अधिकार आप कभी भी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, प्रोविजन तब तक इफेक्टिव नहीं हो जब तक कि कमेंस नहीं होगा। मैं एक लाइन में समाप्त करता हूं सेक्शन को। प्रोविजन इफेक्टिव इनेक्टमेंट पे नहीं होता सर, कमेंसमेंट पे होता है। एनएफआरए में आप ये नहीं बोलोगे कि एनएफआरए 2013 में आया है। अगर एनएफआरए 2018 में आया, प्रोविजन नोटिफाई हुआ है, तो एनएफआरए की इफेक्टिव डेट क्या है? 2018। अगर प्रोविजन एक्ट बनते ही लागू नहीं हुआ तो बेटा प्रोविजन इफेक्टिव होगा कमेंसमेंट पे, ना कि इनेक्टमेंट पे। कमेंसमेंट पे ना कि इनेक्टमेंट पे, कमेंसमेंट पे ना कि इनेक्टमेंट पे। ठीक है ना? चलिए, वॉचिंग लाइव फ्रॉम पाकिस्तान। होता है एग्जाम से जो ये थोड़ा सिंड्रोम है, ये एक तरीके का सिम्टम्स पाए जाते हैं एग्जाम से, मतलब कुछ समय पहले ही ऐसा दिखता है। ठीक है, वो दिख रहा है मुझे। एनीवे, सेक्शन 23, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सेक्शन 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से। कई बार क्या होता है, कानून बनता है, सरकार नोटिफिकेशन देती है, यही होता है, कानून बन गया, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दो, गैजेट में पब्लिश कर दो, यही यही तरीका है। लेकिन कई बार ना, कानून बनाने से पहले ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है। बनाने से पहले उस सिस्टम को बोलते हैं प्रीवियस पब्लिकेशन। प्रीवियस पब्लिकेशन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप एक नया कानून बनाना चाहते हैं। सरकार सबसे पहले ड्राफ्ट मतलब कच्चा, जो इट इज नॉट परमानेंट, ड्राफ्ट पब्लिश करेगी, ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज को बता सके। ड्राफ्ट कैसे पब्लिश करना है, वो अथॉरिटी को जैसा सही लगेगा, यह भारत सरकार ने बताया होगा। आप ड्राफ्ट पब्लिश करिए। ड्राफ्ट में ना एक डेट लिखी होगी कि भैया इस दिन के बाद आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, मिनिमम वेजेस एक्ट में भारत सरकार मिनिमम वेज तय करती है, न्यूनतम कितनी सैलरी वेज मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज को बता दे भैया हम ड्राफ्ट लेकर आए, इतनी मिनिमम सैलरी हमारे हिसाब से होनी चाहिए। पब्लिश कैसे करना, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, कैसे, जैसे अथॉरिटी को ठीक लगता है, या सीजी के हिसाब से। उसमें एक डेट डाल दोगे कि इस दिन के बाद आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अब ये सब करने के बाद फाइनली अगर आप नियम बना रहे हैं तो कंसल्ट कर लें किसी दूसरी अथॉरिटी से, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए। जैसे जब भी नया सिलेबस बनता है ना, सीए का, जब भी नया सिलेबस बनेगा तो सिलेबस पता है कहां दिया है? सीए एक्ट के अंदर। सबसे पहले आप देखना, आईसीएआई सिलेबस का ड्राफ्ट लेकर आता है, ड्राफ्ट को पब्लिश करता है वेबसाइट में, एक डेट देता है कि 45 दिन के अंदर आप सुझाव दे सकते हैं। फाइनल पब्लिश करने से पहले एनएफआरए कंसल्ट करेगा किसी और अथॉरिटी यानी कि एनएफआरए से। उसके बाद जब सिलेबस बन जाएगा तो फाइनली पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गैजेट में। वो इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि भैया रूल बन चुका है। 5 स्टेप है, ड्राफ्ट पब्लिश करिए, तरीका आपका या सीजी का, डेट बताइए, किसी और अथॉरिटी से कंसल्ट करिए, फाइनली कानून पब्लिश करिए ऑफिशियल गैजेट में, जो इस बात का फाइनल एविडेंस है कि कानून बन चुका है। 5, ड्राफ्ट, मैनर, डेट, एनी अदर अथॉरिटी, ऑफिशियल गैजेट। 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं। ठीक, चलिए अब चलो भैया आगे, जल्दी जल्दी। 24, एक बात बताओ यार, बड़ी सिंपल सी, अगर नया कंपनीज एक्ट आया था, पुराना कंपनीज एक्ट चला गया था, पुराने कंपनीज एक्ट पता है किसको बनाया गया था? कंपनी लॉ बोर्ड को। नए कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी, आप सबको पता है एनसीएलटी बना है 2016 में। जब तक एनसीएलटी नहीं बना था ना, तब तक पुराने कंपनीज एक्ट का कंपनी लॉ बोर्ड चला आ रहा था सर। कहने का मतलब, अगर री इनेक्टेड एक्ट में
किसी प्रोविजन को आप विड्रॉ या सुपरसीड नहीं करते, तो रिपील्ड एक्ट के प्रोविजन चलते रहते हैं सर। जब तक आपने नए एक्ट के अंदर एनसीएलटी को नहीं बनाया तब तक पुराने कंपनी लॉ बोर्ड चला रहा था। जब तक आपने नए एक्ट के अंदर एनएफआरए को नहीं बनाया, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, तब तक पुराने कंपनी का नकास चला आ रहा था। तो जब तक की रीइनेक्टेड एक्ट में आप नए प्रोविजंस नहीं बनाएंगे या उसे सुपरसीड नहीं करेंगे, तब तक रिपील्ड एक्ट के प्रोविजंस चलते रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। 24, अब आओ भैया 25 में। ये बढ़िया है सर, इतने सारे फाइन्स आप पढ़ते हैं, ये फाइन रिकवरी तो करने पड़ेंगे। चलो कंपनीज एक्ट में तो अपना तरीका है ना, हर जगह 50,000 से 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, इतने सारे फाइन है। कह रहा है फाइन रिकवर करने के लिए सीआरपीसी लगेगा और आईपीसी लगेगा। सर ये सीआरपीसी और आईपीसी क्या है? आईपीसी तो पता है रिप्लेस हो चुका है, लेकिन सेक्शन 8 पुराने एक्ट के रेफरेंस को, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, पुराने एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे। सीआरपीसी क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कहता है रिकवरी ऑफ फाइन के लिए ये दोनों एक्ट लगेंगे, इनके ये सेक्शंस लगेंगे। अगर आप मुझसे प्रिसाइजली पूछिए ये सेक्शन क्या कहते हैं, ये सेक्शन पता क्या कहते हैं? अगर आपने फाइन नहीं दिया ना, सरकार आपकी प्रॉपर्टी बेचेगी, मूवेबल इमूवेबल सब बेच डालेगी, घर, मकान, लैपटॉप, चार्जर सब बेच दो। उसके बाद भी अगर आपने पेनाल्टी नहीं भरी सरकार की, तो सरकार आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी, और जब अरेस्ट करेगी तो वारंट इशू करना पड़ेगा। इसी के लिए आईपीसी और सीआरपीसी लगता है। कब? जब सरकार ने फाइन रिकवर करना होगा, जो फाइन अलग अलग सेंट्रल एक्ट के अंदर लगाया गया है। 25 आओ भैया 26 तो और भी बढ़िया है। 26 क्या बोलता है देखो फटाफट से। आपने दिया एक चेक हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर अगर हुआ चेक, तो पेनाल्टी निगोशिएबल के अंदर भी लगेगी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी अप्लाइबल है और आईपीसी के अंदर भी अप्लाइबल है। आपका एक अपराध 2 एक्ट के अंदर लाइबल है, तो क्या दोनों के अंदर जेल जाओगे? सर एक अपराध की सजा 2 बार नहीं मिल सकती। अगर आप आईपीसी के अंदर भी लाइबल है और निगोशिएबल के अंदर भी लाइबल है, तो ध्यान रखना लाइबल अंडर एनी ऑफ द इनेक्टमेंट, दोनों के अंदर नहीं। तो कहता है अगर आपने कुछ किया या नहीं किया, ओमिशन, और वो ऑफेंस है 2 और मोर इनेक्टमेंट के अंदर, तो ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड अंडर ईदर और एनी ऑफ द इनेक्टमेंट। किसी एक के अंदर आप लाइबल होंगे। यू शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए आप 2 बार लाइबल नहीं होंगे। नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, सेम होगा इसमें, ठीक है ना। चलो भाई क्या हाल है बच्चों? इस बार एग्जाम में आ रहा है 27। आ रहा है क्या? आ रहा है एकदम खटाखट, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, ठीक है ना। चलो भैया अब चलते हैं 27 के पास। क्या बोल 27 देखो फटाफट से। मुझे सेक्शन 23 पसंद नहीं है। हाँ बता दो आईसीआई को। देख समझ के पूछेगा वो। बच्चों जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना है बाय पोस्ट, सर्व करना है, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, प्रॉपर एड्रेस, प्री पेमेंट, 3 कंडीशन, जैसे ही भेजोगे डिस्पैच पे तुरंत इफेक्टिव हो जाएगा। तुरंत इफेक्टिव, इमीडिएटली ऑन डिस्पैच, तुरंत इफेक्टिव। लेकिन बेटा अगर ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजोगे ना, तो डिलीवरी इफेक्टिव होगा। मतलब आपने भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से तुरंत इफेक्टिव, डिस्पैच पे इफेक्टिव सर, भेजते ही इफेक्टिव, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट से डिलीवरी पे। एक बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, आप कोई भी सेक्शन पढ़ लो जीसी एक्ट का, जीसी एक्ट तभी लगेगा जब आपका एक्ट साइलेंट है। अगर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 20 में दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप जीसी एक्ट में आ सकते हैं क्या? सर कभी भी नहीं। जीसी एक्ट में तभी आएंगे जब आपका अपना कोई नहीं है। अरे आपके अपने लोग बैठे हैं, उनको छोड़कर फिर कहीं मुंह मार रहे तुम, नालायक। तो कहता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर कुछ और कहीं नहीं दिया गया तो ये 2 तरीके हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट। अगर आपके लॉ में दिया हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट भेजिए आरपीएडी से, आरपीएडी का मतलब है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू,
रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये तरीका है, आपके लॉ में दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, लेकिन आप फिर भी अड़े हुए हो, नहीं मैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजूंगा क्योंकि जीसी एक्ट में रजिस्टर्ड पोस्ट दिया है। सर अगर आप अड़ जाओगे कि नहीं मैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजूंगा क्योंकि जीसी एक्ट में रजिस्टर्ड पोस्ट दिया है, ये तरीका गलत है। अगर आपके लॉ में आरपीएडी दिया है ना, तो आप आरपीएडी से ही भेजोगे। अगर आप अड़ जाओगे नहीं मैं तो आरपी से ही भेजूंगा रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो वैलिड नहीं है वो, ठीक है ना। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। और एक बात और सर, रजिस्टर्ड पोस्ट में जैसे ही आप भेजते हैं वो डीम टू बी सर्व्ड तुरंत, अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड, अगर कुछ और साबित नहीं कर पाए तो तुरंत मान लेंगे वो पहुंच गया है। वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट केस, लैंडलॉर्ड ने किराएदार को कहा मकान खाली कर दे, पोस्टमैन भैया आए, किराएदार ने लिख दिया रिफ्यूज्ड और पोस्टमैन को वापस कर दिया, क्या डिलीवरी मानेंगे? बेटा अगर डिलीवरी नहीं हुई होती तो क्या वो रिफ्यूज लिखता? नहीं, तो डिलीवरी हुई तभी तो रिफ्यूज लिखा है ना उसे। तो अगर लैंडलॉर्ड ने भेजा है टेनेंट को और टेनेंट ने रिफ्यूज लिख दिया, नोटिस इज डीम्ड टू बी इफेक्टिव। जगदीश सिंह वर्सेस नत्थो सिंह। मान लेंगे पहुंच गया है, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं। 27 अब आते 28 में। 28 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए भैया। कहता है एक्ट का रेफरेंस कैसे दोगे, किसी भी सेंट्रल एक्ट में दूसरे एक्ट का रेफरेंस देना है तो दो तरीके से, या तो शॉर्ट टाइटल, भाई कंपनी एक्ट का रेफरेंस कैसे दोगे, या तो कंपनी एक्ट 13 लिख कर, या फिर ईयर एंड नंबर। आपको पता है हर एक्ट का ईयर और नंबर होता है। कंपनी एक्ट का पता है क्या है, 18/2013। तो कंपनी एक्ट में या तो कंपनी एक्ट सीधे रेफर कर दो या 18/2013 रेफर कर दो। और प्रोविजन रेफर कैसे करोगे, सेक्शन सबसेक्शन। जैसे गवर्नमेंट कंपनी है 2 clause 45, तो प्रोविजन रेफर करेंगे सेक्शन सबसेक्शन के थ्रू, और एक्ट रेफर करेंगे या तो शॉर्ट टाइटल या तो ईयर एंड नंबर, दोनों ऑप्शन आपके पास और रिवीजन। ठीक, 28। अब आते हैं 29 में। एक बात बताओ, जीसी एक्ट आया कब? 1897 में। एक पुराना कानून है 1860 का, इस पे जीसी एक्ट नहीं लगता था। अगर पुराने कानून पे जीसी एक्ट नहीं लगता तो भले ही 1860 वाला लॉ आज की डेट में कंटिन्यू हो या आज की डेट में अमेंड हो, अगर जीसी एक्ट पुराने कानून पे नहीं लगता था तो नहीं लगेगा। भले ही वो पुराना कानून कंटिन्यू हो या अमेंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1897 के बाद कंटिन्यू हो या अमेंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है सर ध्यान रखना, वो कानून जो पहले बने थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उसके ऊपर ये जीसी एक्ट नहीं लगेगा, भले वो कानून कंटिन्यू हो या अमेंड हो जीसी एक्ट के बाद, 1897 के बाद। नहीं लग रहा था, नहीं लगेगा, नहीं लग रहा था, नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक बात और, सेक्शन 30 आखिरी सेक्शन है भैया, क्या कहता है देखो ध्यान से। सेक्शन 30 कहता है इस पूरे एक्ट में एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पता है ना, जब पार्लियामेंट एक्टिव नहीं होती तो कानून कैसे बनेगा, पार्लियामेंट तो है ही नहीं सेशन में, तब भारत सरकार ऑर्डिनेंस लेके आती है। ये बात कहां लिखी है, 123 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार बना सकती है भारत के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। और ऑर्डिनेंस एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, दो सेक्शन को छोड़कर 5 और 25। उसका अपना लॉजिक है। 5 पता है किसका है, कि एक्ट इफेक्टिव कब होगा, याद है, तो ऑर्डिनेंस वाला पॉइंट उस पर नहीं लगेगा। दूसरा 25 पेनाल्टी, ऑर्डिनेंस में दी हुई पेनाल्टी कभी नहीं लगती। 25 अभी आपने पढ़ा है कि फाइन की रिकवरी के लिए आईपीसी और सीआरपीसी लगेगा। तो बेटा 5 और 25 को छोड़कर एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस। वाह 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 वाह, ला 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 ला। आगे बढ़े बच्चों, अब चलते हैं, बोलो जल्दी से, अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब पढ़ेंगे बेटे डेफिनेशंस। एक तरफ से निपटाते हुए चलते हैं डेफिनेशंस, छोटी छोटी नोनी नोनी डेफिनेशंस हैं। अब क्या कहती हैं, और देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एक्ट, ये बताओ सेंट्रल एक्ट संविधान से पहले कहां बनता था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पास किसके पास होता था? पास गवर्नर जनरल। अब कहां बनता है? पार्लियामेंट में। एसेंट किसकी मिलती है? प्रेसिडेंट की, ठीक है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फेथ? कोई भी चीज जो आप ऑनेस्टली करेंगे, ऑनेस्टली, चाहे नेग्लिजेंटली करें या नहीं, गुड फेथ में मानेंगे। मतलब अगर आप ऑनेस्ट हैं, नेग्लिजेंट हैं, तब भी गुड फेथ में है, ऑनेस्ट है, नेग्लिजेंट नहीं है, तब भी गुड फेथ में है। तो कह रहे हैं ऑनेस्ट होना जरूरी है, नेग्लिजेंट हो या उससे फर्क नहीं पड़ता। नेग्लिजेंट हो तब भी गुड फेथ में हो, नेग्लिजेंट नहीं हो तब भी गुड फेथ में हो। बस ध्यान रखना, केयरलेस नहीं होने चाहिए। घड़ी खरीदते वक्त बायर घड़ी को चेक ही नहीं कर रहा है सर। मटका खरीदते वक्त चेक ही नहीं कर रहा है, मटका नहीं, मटके में कोई होल तो नहीं है, खरीद लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एंटर, लेट द बायर बिवेयर। अगर आपने घड़ी चेक ही नहीं की, बायर ने गुड्स चेक ही नहीं किए, सर वो केयरलेस एटीट्यूड है, आपको गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। क्या कहता है मोंग ओंग पू? मोंग ओंग पू कहता है भैया ऑनेस्ट परचेज जो केयरलेसली की गई, केयरलेसली विदाउट इंक्वायरी, इसे गुड फेथ में नहीं मानेंगे। मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। बच्चों, मूंग की दाल वर्सेस मूंग की दाल, खा लो गरम हलवा जल्दी जल्दी। आ जाओ, इमूवेबल में क्या आएगा? चार चीजें। जमीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर दिस अटेम्प्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, घास, घास ग्रास। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल है, यहां इमूवेबल है, ग्रास। सही बता रहा हूं। जमीन से जुड़ी हुई चीजें, पेड़, जनरेटर, बिल्डिंग, ये सब इमूवेबल है। जमीन से जुड़ी हुई किसी चीज पे आपने कोई चीज परमानेंटली जोड़ दी, कोई चीज परमानेंटली जोड़ दी किसी ऐसी चीज से जो जमीन पे जुड़ी है। बिल्डिंग जमीन पे जुड़ी है, बिल्डिंग की छत पे आपने टंकी बना दी। हरियाणा पंजाब में तो मस्त बनाते हैं एयरप्लेन, फुटबॉल। तो अगर आपने टंकी बना दी तो टंकी इज परमानेंटली फास्टेंड ऑन समथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। टंकी भी क्या है? इमूवेबल। वैसे क्या क्या आता है इमूवेबल में? पेड़, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। फसलें, मिट्टी भी मूवेबल है। रिवर, जो मछली तैर रही है ना, वो भी मूवेबल है, निकाल लिया तो मूवेबल। पेड़ इमूवेबल, काट दिया तो मूवेबल। पेड़ पे जो फल लगा है वो भी इमूवेबल, तोड़ लिया तो मूवेबल। इवन बैम्बू, तेंदु पत्ते, बिल्डिंग, आने और जाने के रास्ते, राइट ऑफ एक्सेस, ग्रास, ये सब इमूवेबल। ठीक। टिम्बर, पेड़ कटने के बाद इमूवेबल नहीं, मूवेबल है। और एक बार आपने फ्लावर या फ्रूट तोड़ लिया, प्लकिंग इट, तोड़ने के बाद मूवेबल, वरना इमूवेबल। ठीक है ना? मछली भी आएगी, हाँ हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आ जाओ बच्चों, सीजी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? हम पहले बात करें एप्लीकेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले, वो कानून जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती थी, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर जनरल को, एक्चुअली पता है क्या है, जो सरकार दिल्ली में बैठी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन, यही लिखा है यहां पे। कहता है सेंट्रल मतलब होता है मेन गवर्नमेंट। एक बात बताओ, जो कानून राज्य सरकार बनाएगी, या राज्य सरकार वाले मैटर को लेकर, स्टेट लिस्ट को लेकर, राज्य सरकार ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जो मैटर यूटी वाले हैं उसको लेके एडमिनिस्ट्रेटर तो होगा, और कुछ ऐसे यूटी है जो यूटी प्लस स्टेट दोनों हैं, जैसे कि दिल्ली, तो दिल्ली को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, और भारत सरकार को लेकर प्रेसिडेंट। सेम वैसे ही संविधान से पहले गवर्नर जनरल। वो कानून जो प्रोविंस में एप्लीकेबल थे, प्रोविंस हुआ करते थे यार इंडिपेंडेंस से पहले, प्रोविंस, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और पार्ट सी स्टेट, सी स्टेट मतलब चीफ कमिश्नर वाले स्टेट, वहां चीफ कमिश्नर। तो संविधान लागू होने से पहले गवर्नर जनरल, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, चीफ कमिश्नर, यहां प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, एलजी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब छोटी छोटी डेफिनेशन है। वो एफिडेविट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, आई एम टेलिंग यू। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब सिर्फ कसम खाना नहीं है, सिर्फ कसम खाना नहीं है। एफर्मेशन डिक्लेरेशन भी एफिडेविट है, लेकिन एफर्मेशन डिक्लेरेशन कोई भी नहीं, कंपनी बनाते हो डिक्लेरेशन देते हैं सेक्शन 7 में आप,
कि आपको दोषी नहीं पाया गया पिछले 5 साल में फ्रॉड के लिए, तो एफर्मेशन डिक्लेरेशन कोई भी नहीं, बाय द पर्सन अलाउड बाय लॉ। तो कह रहा है इंस्टीड ऑफ स्वेरिंग, ये भी एफिडेविट है। कमाल की बात क्या है, एफिडेविट डेफिनेशन एक बार पढ़िए आप, एक बार। सेम डेफिनेशन स्वेर के अंदर है, सेम डेफिनेशन ओथ के अंदर है। एक बार पढ़िए, 3 डेफिनेशन अपने आप कवर होती है, ये भी कवर और ये दोनों भी कवर, ठीक साथ में। अब देखो मंथ, ये बढ़िया है, छोटी मोटी डेफिनेशन है। मंथ मतलब एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर, ये बढ़िया है। एक्ट, एक्ट ये छोटा ए वाला एक्ट है, छोटा ए वाला एक्ट मतलब ये कानून नहीं, एक्ट मतलब कुछ करना या कुछ नहीं करना। अगर किसी ऑफेंस में, ऑफेंस को लेकर एक्ट वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या, ऑफेंस को लेकर सीरीज ऑफ एक्ट, किडनैप किया, सुंघाया, फैक्ट्री में लेकर गए, खाना नहीं दिया, मारा पीटा, ये है सीरीज ऑफ एक्ट। शब्द, प्रोस्पेक्टस में आप झूठी जानकारी दोगे, ये भी तो एक्ट है, वर्ड्स। और इलीगल ओमिशंस, जानबूझकर आपने एजीएम नहीं करवाई, इलीगल ओमिशंस, ये भी एक्ट है। सीरीज ऑफ एक्ट, वर्ड्स, इलीगल ओमिशंस, ये तीनों एक्ट है, ठीक। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी दोनों सरकारों की। पार्ट बी स्टेट की सिक्योरिटी नहीं है। पार्ट बी स्टेट याद है, जो राज प्रमुख के अंडर में था, राजाओं के कंट्रोल में, ग्वालियर, मैसूर, वो सब, ठीक। अब आते हैं सर, देखो उससे पहले फाइनेंशियल ईयर। अगेन फाइनेंशियल ईयर मींस जो कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। और कैलेंडर ईयर क्या है सर, अगर फाइनेंशियल ईयर लिखा है तो फाइनेंशियल ईयर मतलब कब शुरू होगा, 1 अप्रैल को, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ईयर वर्ड लिखा हो तो ईयर मींस ब्रिटिश कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर। साथ में ऑफिशियल गैजेट वर्ड लिखा हो ना, तो ये गैजेट इंडिया का भी हो सकता है और स्टेट का भी, ध्यान रखना। इट कैन बी ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया और स्टेट, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटी छोटी। अच्छा एक बात और, इमूवेबल पढ़ा आपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेबल, एक बार एग्जाम में आया भी था। इमूवेबल के अलावा हर एक एसेट मूवेबल है, ये बढ़िया है यार। पर्सन में कंपनी भी आएगी, अच्छा इंक्लूड लिखा मतलब इंक्लूसिव है, कंपनी भी आएगी, एओपी भी आएगा, बीओआई भी आएंगे, चाहे इनकॉर्पोरेट किया गया हो या नहीं। क्या पार्टनरशिप फॉर्म पर्सन है ना सर, एलएलपी पर्सन है ना सर। कंपनी भी आएगी, एओपी बीओआई भी आएगा, चाहे इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म का इनकॉर्पोरेशन थोड़ी हुआ, लेकिन फॉर्म पर्सन तो मानेंगे, बात तो ठीक है यार, ठीक। अब गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट आएंगी, सेंट्रल भी और स्टेट भी, दोनों सरकारें, सेंट्रल स्टेट दोनों। अगर इम्प्रिजनमेंट लिखा है तो बेटा इम्प्रिजनमेंट किसी भी तरीके का, कंपनीज एक्ट में आप देखना हर जगह इम्प्रिजनमेंट लिखा होता है। इम्प्रिजनमेंट दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है रिगरस, बामुशक्कत कैद, सश्रम कारावास, जिसमें मेहनत कराते हैं, चट्टाने छुड़वाते हैं। एक होता है नॉन रिगरस, आराम से खाओ पियो मौज लो। तो इधर डिस्क्रिप्शन समझ रहे हो आप, दोनों इम्प्रिजनमेंट आएंगी। इम्प्रिजनमेंट में कंपनीज एक्ट में हर जगह इम्प्रिजनमेंट लिखा है, मतलब वो रिगरस भी हो सकती है, नॉन रिगरस भी, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं एक तरह से चिल्लर डेफिनेशन, चिल्लर 30 सेकंड वाली। स्केड्यूल मींस स्केड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन। स्केड्यूल का मतलब है एक्ट या रेगुलेशन का स्केड्यूल, सेक्शन का मतलब है एक्ट या रेगुलेशन का सेक्शन, ये बढ़िया यार। सेक्शन मींस एक्ट या रेगुलेशन का सेक्शन, स्केड्यूल मींस एक्ट या रेगुलेशन का स्केड्यूल, ठीक है ना, ठीक है सर। और सुनिए इसी बात पे, इसी सीरीज पे, रूल मींस वो रूल जिसे अपने अधिकार को इस्तेमाल करके बनाया गया है। और कई बार रेगुलेशन को भी रूल मानेंगे जिसे एज अ रूल बनाया गया है। तो रूल में रेगुलेशन भी आएगा, द रेगुलेशन विच इज मेड एज अ रूल। तो रूल इंक्लूड रेगुलेशन ऑल्सो, अगर रेगुलेशन को रूल के तौर पर बनाया है तो, ठीक है। अगेन सबसेक्शन, सेक्शन मींस सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन, स्केड्यूल मींस स्केड्यूल ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन, सबसेक्शन मींस subsection of the section, section means section of the act or regulation, subsection means subsection of the section, ठीक है ना, ठीक है। हो गई सब छोटी मोटी एक दो डेफिनेशन बची है। अच्छा ये डॉक्यूमेंट तो अभी मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इंटरप्रिटेशन के अंदर, ठीक है ना।
इंटरप्रिटेशन के अंदर। अब क्या बचा है भाई, अब बचा है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब है कुछ करना या कुछ नहीं करना, विच इज पनिशेबल बाय लॉ। कोई एक्ट या कोई ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, दैट इज ऑफेंस। ठीक है भाई। और कमेंसमेंट मैंने आपसे पहले भी कहा था सर, कमेंसमेंट का मतलब है जिस दिन एक्ट या रेगुलेशन एप्लीकेबल हुआ, कम्स इनटू फोर्स, उसे कहते हैं कमेंसमेंट। ठीक है ना। और इंडियन लॉ का मतलब क्या है, इंडियन लॉ मींस पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट में लागू होने वाला लॉ। इट डज नॉट इंक्लूड एनी लॉ विच इज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके। वो वाला लॉ नहीं आएगा जो यूके में पास हुआ, बाकी पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट। काफी है सर। ये हो गया बच्चों डन। अब चले बच्चों कहां पे, अच्छा एक लास्ट पॉइंट ये भी तो था यार, पढ़ाते पढ़ाते रह गया। रजिस्टर्ड मींस कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हुआ है किसी भी लॉ के अंदर, लॉ के अंदर जो टाइमिंग इन फोर्स एप्लीकेबल है। अब रजिस्ट्रेशन तो एलएलपी एक्ट के अंदर भी होता है, पार्टनरशिप के अंदर भी होता है, कंपनी के अंदर भी होता है। किसी भी लॉ के अंदर अगर रजिस्टर्ड है, जो लॉ एप्लीकेबल है, तो रजिस्टर्ड मानेंगे डॉक्यूमेंट को। खत्म हो गया भाई जीसी, सारे सेक्शन सारी डेफिनेशन खत्म।